फिलहाल ये जो टॉपिक है प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में COP27 की बैठक संपन्न हो चुकी है। आप जानते हैं, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले जो दूसरी खबरें हैं और वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, आइए उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियो न्यूज़ में आपने एक खबर सुनी होगी। हालांकि ये छोटी सी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। और वो खबर ये थी कि भारत बाकायदे वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साझेदारी इस संगठन की भी अध्यक्षता करने जा रहा है। भी शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया? भी शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है कि न्यूज में ही दिया हुआ था कि G20 के साथ साथ दिसंबर में भारत G20 का अध्यक्ष बन रहा है। और उसी संदर्भ में यह बात कही गई थी कि भारत वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साझेदारी का भी अध्यक्ष बनने जा रहा है। इनफैक्ट ये है क्या? नो डाउट कि इसके बारे में अखबारों में शायद ही आपको कभी कुछ पढ़ने को मिला होगा। इसका देखिए फुल फॉर्म है GPAI। जी का मतलब है ग्लोबल, वैश्विक। पी यानी कि पार्टनरशिप। किस पर पार्टनरशिप? ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भारत अध्यक्ष बनने जा रहा है। 2020 में भारत इसका सदस्य बना था। शुरू में इसमें केवल 15 देश थे, लेकिन अब इसकी सदस्य संख्या बढ़कर के 25 देशों की हो गई है। और जो सदस्य भी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशंस हैं। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, पूरा यूरोपियन यूनियन है, इटली है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्राज़ील है, भारत है ही। तो आप देखते हैं कि काफ़ी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं। दरअसल इसका उद्देश्य क्या है? बहुत सिंपल सा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व कैसे दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट है, सैद्धांतिक पक्ष है, और दूसरा इसका व्यावहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल पार्ट है। तो कैसे इन दोनों में समन्वय स्थापित किया जाए, और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, यानी कि इससे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, जिसमें सरकारें होती हैं, जिसमें संस्थाएं होती हैं, जिसमें इंडस्ट्री होते हैं, जिसमें सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, तो इन सब को कैसे एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक दूसरे से जोड़ा जाए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से काम हो सके। बस छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है। मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि अभी दिल्ली में एक सम्मेलन शुरू हुआ, नो मनी फॉर टेरर, यानी कि ये जो आतंकवादी हैं इनकी जो फंडिंग होती है कैसे उसे रोका जाए। इसको लेकर के काफ़ी 2 दिनों तक बातचीत होती रही, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, बाद में हमारे गृह मंत्री जी ने भी संबोधित किया। और आपके सिलेबस की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था। इस फंडिंग को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, उन पर विस्तार के साथ बातें हुई हैं। आगे देखते हैं, अगर कोई आर्टिकल अगर अच्छा सा मिल सका तो उसे हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बहुत नई बात नहीं है। इस पर ऑनलाइन लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराए जा चुके हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टॉपिक के रूप में भी इसकी आपको जानकारी है। बीच बीच में हम लोग भी कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। खासकर अभी जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो इस बात पर दिया जा रहा है कि कैसे धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टो करेंसी है, जो डिजिटल वित्तीय तंत्र है, इनकी वजह से फंडिंग की जो सुविधाएं हैं और जो तरीके हैं वो काफ़ी बदल गए हैं, और लगातार ये बढ़ती चली जा रही है। भारत के लिए आप जानते हैं कि आतंकवाद का जो मामला है वो कितना गंभीर मामला है, और ख़ासकर पाकिस्तान और चीन वैश्विक स्तर पर लगातार आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले देशों के रूप में जाने जाते हैं। और आपको मालूम होगा कि कैसे कभी कभी सुरक्षा परिषद में आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो चीन बाकायदे वीटो पावर का इस्तेमाल करके ऐसा नहीं होने देता है। तो मुझे लगता है कि नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई आर्टिकल और एडिटोरियल कमेंट कुछ विशेष रूप से अगर आया तो डेफिनेटली मैं आप सबको उपलब्ध कराऊंगा।
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर इस बीच की। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप विक्रम एस के बारे में कुछ बता सकते हैं। विक्रम एस, और ये बिल्कुल अभी की घटना है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी की घटना है। विक्रम एस, तो क्या आपको ध्यान में आ रहा है कुछ? और अगर आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, फिर आपको सोचना चाहिए कि आपसे कहाँ गलती हुई, आप कहाँ मिस कर गए, या अखबार पढ़ने से आप कहीं चूक गए हैं, उस ढंग से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं जिस तरीके से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आपको याद आ गया है तो डेफिनेटली आपको अपनी पीठ अपने ही हाथों से थपथपाने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यानी कि आप एक राइट ट्रैक पर चल रहे हैं, और सिविल सर्विस में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्रिपरेशन हो वो राइट ट्रैक में हो। केवल प्रिपरेशन से बात नहीं बनती है, राइट ट्रैक का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो विक्रम एस है, ये निजी क्षेत्र द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है, पहला रॉकेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहले रॉकेट को श्रीहरिकोटा में जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, उसका जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से छोड़ा गया है। और ये भारत का चूंकि पहला रॉकेट है जो इस तरीके से प्राइवेट क्षेत्र का छोड़ा गया है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और दूसरे लोगों ने भी इसे व्यावसायिक अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत माना है। याद रखिए, व्यावसायिक अंतरिक्ष उद्योग। पहले इस क्षेत्र में केवल भारत सरकार थी। आपको ध्यान होगा कि सन 2020 में सरकार ने फिर मिशन प्रारंभ शुरू किया। 2020, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मिशन प्रारंभ। मिशन प्रारंभ के तहत जो प्राइवेट सेक्टर के जो संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, उन्हें भी इस बात की अनुमति दी गई कि वे अपना रॉकेट बना सकती हैं, और उसे छोड़ने की जिम्मेदारी सरकार ने ली। आपको ये भी ध्यान होगा कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं इन स्पेस। इसके बारे में बातें की जा चुकी हैं, कई बार हम लोगों ने बहुत विस्तार से बातें की हैं। तो अब उसका परिणाम है कि धीरे धीरे अब रॉकेट पर जो हमारे निजी संस्थान हैं वो बनाने लगे हैं, और भारत इस क्षेत्र में अब लगातार बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। एक छोटा सा डेटा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे पढ़ने को मिला कि पृथ्वी की कक्षा में अभी सोच करके देखिए कि लगभग 4550 मानव निर्मित उपग्रह स्थित हैं। लगभग 4,500 मानव निर्मित उपग्रह अभी पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित हैं। दोस्तों, आइए अब जो मुख्य विषय है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, और वो है COP27। आप जानते हैं कि COP27 की जो बैठक है वो संपन्न हो गई है। देखिए, मैं यहाँ समाप्त शब्द का भी प्रयोग कर सकता था कि बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे मैं कहूँ कि बैठक समाप्त हो गई है और मैं कह रहा हूँ कि बैठक संपन्न हो गई है, तो दोनों में से कौन सा शब्द आपको प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एप्रोप्रिएट सा लग रहा है? देखिए, अगर आप कहें समाप्त हो गई है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जब आप कहते हैं कि संपन्न हो गई है तो लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा हुआ। जैसे विवाह समाप्त हो गया, विवाह संपन्न हुआ बोलते हैं ना, अदरवाइज तो विवाह के कार्यक्रम समाप्त हो गए तो हो गए। तो संपन्न में एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें कि संपन्न हुआ। और जो इसके लिए निर्धारित दिन थे उससे लगभग 1.5-2 दिन तक जो मीटिंग है वो ज़्यादा चली। और सामान्यतः देखिए, जहाँ 200 देश आए हुए हों और इतने इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर जहाँ बात हो रही हो, और केवल इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर ही बात नहीं हो रही हो बल्कि विवादास्पद मुद्दा, और जिसमें अलग अलग देशों के अलग अलग हित हैं और आपस में टकरा रहे हों, उस पर बात हो रही हो, तो सहमति बनाना संभव नहीं होता है। और अगर बनती भी है तो डेफिनेटली पूरी तरह से नहीं बन पाती। तो जो सबसे बड़ी सफलता है COP27 की, वो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि एक कोष गठन की बात कही गई है, और उसे नाम दिया गया है लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड, LDF, लॉस एंड डैमेज। नाम में ही देखिए कि ये कोष है,
धन आएगा इसमें। ये धन किन के लिए होगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जिन देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, लॉस हो रहा है, जिनका लॉस एंड डैमेज फंड, जिनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, उस नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ये कोष बनाया गया है। यानी कि जिनको जलवायु के कारण नुकसान उठाना पड़ता है उनकी भरपाई इस फंड से की जाएगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है, और सीमा ये है कि ये नहीं बताया गया है या निश्चित नहीं किया गया है कि भैया इस कोष में जो पैसा आएगा वो आएगा कहाँ से, कौन इसमें पैसा देगा, कौन धन देगा। और इस पर आपको ध्यान होगा कि शुरू में हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरह से लगातार विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में विरोधाभासी स्थितियां हैं, यानी कि टकराव की स्थिति है। क्योंकि जो विकासशील देश हैं या जो अविकसित देश हैं लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि विकासशील देशों को बाकायदे धन देना चाहिए हम लोगों के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप देखिए कि पेरिस सम्मेलन में भी ये बात हुई, बाकायदे एक कोष बनाया गया, पहले ही कोष बनाया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ आया नहीं है। इसलिए ये कितना काम कर सकेगी इसके बारे में फिलहाल लोगों को संदेह है। ये जो मैंने लॉस एंड डैमेज फंड की बात कही है, इसे आप एक दूसरा शब्द दे सकते हैं, क्लाइमेट कंपनसेशन फंड। हो सकता है कि अखबारों में या कहीं आपको इस तरह का लिखा हुआ मिल जाए, क्लाइमेट कंपनसेशन फंड, यानी कि क्लाइमेट के कारण जो क्षति होगी उसको कंपनसेट करने के लिए यह कोष धन उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों, अखबारों में अलग अलग तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ लोग इसे एक असफल सम्मेलन मान रहे हैं, कुछ लोग इसे अर्ध सफल मान रहे हैं, कुछ लोग इस रूप में इसे देख रहे हैं कि चलिए धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो कम से कम कदम आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात तो जरूर दिखाई दी कि पूरी दुनिया इस बार क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के बहुत चिंतित नजर आई, क्योंकि पिछले एक साल में जो जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव होने चाहिए वो बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, खासकर दो मामलों में। पहला तो कि हीट वेव्स, बहुत गर्म हवाएं चली हैं, और दूसरा है फ्लड्स बहुत आए हैं, बाढ़ बहुत आए हैं, तूफान बहुत आए हैं। इसको लेकर के दुनिया में एक चिंता तो व्याप्त हो गई है। इसीलिए खासकर जो फंड वगैरह का भी जो मामला स्थापित हुआ, तो ये एक तरह से सहमति के आधार पर बात बनी। तो दोस्तों, फिलहाल मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा। लगातार इस पर मुझे लगता है कि आपको अभी पढ़ने को मिलता रहेगा। बस मेरा निर्देश यही है कि आप सब बाकायदे अपनी डायरी के या कॉपी के या रजिस्टर के पन्ने इसके लिए सुरक्षित कर लें। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको COP27 के बारे में मिले उन्हें आप केवल पॉइंट नोट करते चले जाएं। डिटेल में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं समझता। पॉइंट्स आपके पास होंगे, इसका मतलब है कि तथ्य आपके पास हैं। अगर तथ्य आपके पास हैं, फिलहाल अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो डेफिनेटली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट स्थिति में होंगे पड़ रहा है।